5 अगस्त 2024 एक बड़ा ही दर्दनाक इंसिडेंट हम सबने देखा कि जब बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो थी वो अपने प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस को छोड़ के इंडिया में एंटर करी। अब क्या वजह बनी प्राइम मिनिस्टर हसीना का रिजाइन करने का, क्या फैक्टर्स हैं कि इतना बड़ा तख्ता पलट जो है वो बांग्लादेश को देखने को मिला कि दिन दिहाड़े तख्ता पलट हुआ। जो इतने देर से प्रोटेस्ट चलते आ रहे थे उसका एंड रिजल्ट ये हुआ कि तख्ता पलट हुआ, जिसका कोई कंक्रीट रिजल्ट अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है कि कौन सरकार बनाएगा। डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोई बोल रहा है बीएनपी बनाएगा, कोई बोल रहा है जमात और बीएनपी का अलायंस होगा, कोई बोल रहा है शायद आर्मी ही अब बांग्लादेश को रूल करेगी। इन सारी चर्चाओं में क्या इंपैक्ट होगा इंडिया का और क्या रोल रहे हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स बांग्लादेश की गवर्नमेंट के डिमाइस का और तख्ता पलट का, आज की इस पॉडकास्ट में हम इसी चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। और हमारे साथ खुद प्रेजेंट है राज सर, जो सर पूरी बात बताएंगे कि बांग्लादेश का क्या इतिहास रहा और बांग्लादेश की फॉर्मेशन कैसे हुई और किस तरह से आज के समय में बांग्लादेश का जो इंसिडेंट हुआ है क्या इंपैक्ट डालने जा रहा है इंडिया के ऊपर और क्या ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी रहेगी इंडिया को लेकर। क्योंकि अगर हम जिस टाइम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर की स्टेटमेंट आ चुकी है कि डॉक्टर जयशंकर ने यह कहा है पार्लियामेंट में कि वी आर क्लोजली ऑब्जर्विंग, और हमारी बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट बनने वाली है और वहाँ की आर्मी डिस्पेंसेशन है उस साथ बातचीत चल रही है कि जो हमारा मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दी जाएगी। तो राज सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बांग्लादेश का अगर थोड़ा सा हम इतिहास बता दें कि फॉर्मेशन कैसे हुई और कब हुई अपने एस्पिरेंट्स को। यार इसके लिए ना अगर हम बहुत ही ज़्यादा बैकग्राउंड में चले जाए तो वी हैव टू गो बैक इनटू द टाइम्स जब ब्रिटिश इंडिया पे रूल कर रहे थे और बंगाल के पार्टीशन की बात 1905 में हुई थी। उस टाइम पर भी बंगाल में जो प्रिडोमिनेंट जो एक इन्फ्लुएंशियल क्लास थी वो हिंदूज़ की थी और कुछ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर्स थे जैसे कि नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका थे जिन्होंने फिर 1906 में मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन करवाई थी। ही वाज द ब्रेन बिहाइंड इट। तो तब से अगर हम देखें तो बांग्लादेश का जो एरिया है उसमें एक मुस्लिम सेपरेटिज्म की जो सीड है वो ब्रिटिश ने सो कर दी थी। फिर 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ अलॉन्ग विद इंडिपेंडेंस तो ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान दो एंटिटीज़ बनी। अब जो ईस्ट पाकिस्तान था जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ बंगाली कल्चर, राइट। और आई एट टाइम्स वंडर कि डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके बर्थ में जो 1971 में वॉर हुई थी उसमें इंडिया ने क्या उनकी सपोर्ट की थी, टू व्हाट एन एक्सटेंट इंडिया वाज हेल्पफुल टू देम। और उससे भी पहले अगर हम बात करें तो आज भी दे टेक प्राइड कि हमारा जो नेशनल एंथम है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बट आज वहाँ पर सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो इंडिया के अगेंस्ट खड़े होकर स्लोगन्स कर रहे हैं। वो अपनी एक्स प्राइम मिनिस्टर, अब उनको हम एक्स प्राइम मिनिस्टर ही कहेंगे, उनको डिक्टेटर सपोर्टेड बाय इंडिया बोल रहे हैं या एजेंट और पपेट ऑफ इंडिया बोल रहे हैं, जबकि ये इंडिया ही है जिसने उनके बर्थ में रोल प्ले किया था। उनके ट्रेडिशंस, उनकी हिस्ट्री, उनके कल्चर में इंडिया का आज भी आपको एसेंस दिखेगा। एंड जब बात आती है एड की, डिप्लोमेटिक एड हो या सिक्योरिटी को लेके इश्यूज हो या डेवलपमेंटल वर्क हो, तो इंडिया हमेशा आगे बढ़कर आया। बट अनफॉर्चुनेटली जो ब्रिटिश ने इस सब कॉन्टिनेंट में एक सेपरेटिज्म का सीड सो किया था 1905 ऑनवर्ड्स पर्टिकुलरली। वैसे तो लोग बोलते हैं कि 1857 के रिवोल्ट के बाद से उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। सो वो सब कुछ चलते हुए 1971 आते आते वेस्ट पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी जो कि प्रीडोमिनेंटली पंजाबी कल्चर को बिलोंग करती है और पॉलिटिकली भी वहाँ का पंजाबी कल्चर डोमिनेट करता था। सो 71 के टाइम पर जब वो मेजूर रहमान साहब की जो अवामी लीग पार्टी है वो इलेक्शन जीतती है तो आर्मी रिवोल्ट कर देती है। अब उस टाइम पर जनरल टिक्का सिंह को अपॉइंट किया गया था जिन्होंने जाकर ईस्ट बंगाल में जो बंगाली मुस्लिम्स हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ओप्रेस किया और फिर वो वहाँ से निकलकर इंडिया की तरफ आना शुरू हुए। एंड बिकॉज ऑफ दैट बर्डन ऑन इंडिया, सो देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी जी ने एक स्टैंड लिया एंड देन द रिजल्ट वाज द वॉर एंड बर्थ ऑफ बांग्लादेश, राइट। सो बांग्लादेश का बर्थ जब हुआ है उसमें अब 3 एलिमेंट्स हैं। पहले ईस्ट पाकिस्तान एंड इस्लामिक सेपरेटिज्म, फिर बांग्लादेश का पाकिस्तान से डिटैच होना और उसके बर्थ के बाद उसी बांग्लादेश का इंडिया को एज अ बिग नेबर देखना और सार्क की फॉर्मेशन करना। ये सारे एलिमेंट्स हमें एक चीज़ तो साफ बताते हैं कि बांग्लादेश को जितना भी इंडिया ने हेल्प किया हो हिस्टोरिकली या इन द प्रेजेंट टाइम्स, बांग्लादेश हैव ऑलवेज हैड अ सस्पिशन अबाउट इंडियाज़ बिग ब्रदर रोल। सो मेरे को लगता है जो अभी भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं
उसमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट्स जो पास्ट के हैं ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल सर, जैसे कि ये जो प्रोटेस्ट अभी चले थे, जिनको लोग स्टूडेंट प्रोटेस्ट भी कह रहे हैं, तो इसमें ये प्रोटेस्ट इलेक्शन से पहले भी चलते आ रहे थे, कि जहाँ पे लोगों ने सवाल उठाए, एंटी इंडिया कैंपेन की बात करी, कि यहाँ तक एक वहाँ के बड़े ही फेमस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, जो कि हालांकि बांग्लादेश में नहीं रहते हैं, पिनाकी चक्रवर्ती उनका नाम है, वो बाहर रहते हैं। उन्होंने यहाँ तक बोल दिया कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट को बॉयकॉट करने से बात नहीं बनेगी, इंडियन प्रोडक्ट्स को भी बॉयकॉट करो। तो वहाँ पे एक प्रॉपर एंटी इंडिया सेंटीमेंट जो था वो देखने को मिला, जैसे कि आपने कहा है कि बिग ब्रदर एटीट्यूड जो है। तो सर, ये एंटी इंडिया सेंटीमेंट का और ये जो अनस्टेबल नेबरहुड है, इसका क्या इम्पैक्ट है इंडिया के ऊपर, और जो अभी शेख हसीना जी वहाँ से निकल के आई हैं और इतना अनस्टेबल एनवायरनमेंट है, तो इसका क्या हम इम्पैक्ट देखते हैं इंडिया की सिक्योरिटी के ऊपर और इंडिया की ग्रोथ डायनामिक्स के ऊपर? देखो यार, ऐसा है कि स्टेबल नेबरहुड तो हमेशा ही डिज़ायरेबल होता है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो नेबरहुड है, चाहे वेस्ट में पाकिस्तान हो चाहे ईस्ट में बांग्लादेश हो, ये हिस्टोरिकली अनस्टेबल ही रहे हैं। और हिस्ट्री ये बताती है कि डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वाज पार्ट ऑफ दिस ग्रेट इंडिया, बट इनका जो सिविलाइजेशनल सिस्टम है या वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गई। अगर हम देखें 1947 में जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे, तो तब से लेकर आज तक फॉर्चुनेटली इंडिया ने कोई आर्मी कू या मिलिट्री कू नहीं देखा। हमारे देश में डेमोक्रेसी की जो रूट्स हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड इन्वर्सली अगर हम देखें पाकिस्तान या बांग्लादेश, यहाँ पर रिपीटेड मिलिट्री कूज हुए हैं, और जब भी यहाँ पर मिलिट्री कूज हुए हैं तो इंडिया के साथ इनके रिलेशंस जो हैं वो थोड़े और इनस्टेबल या अनस्टेबल हुए हैं, और साथ में इंडिया के लिए एक थ्रेट परसेप्शन तो क्रिएट हुआ ही हुआ है। अब प्रेजेंट टाइम्स में जब पाकिस्तान ऑलरेडी इंडिया के साथ रिलेशंस बहुत ज़्यादा कॉर्डियल नहीं रख पा रहा है, ऐसे टाइम पर जब बांग्लादेश में भी एक कू हो गया और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो थोड़ी प्रो इंडिया थी, आज वो भी वहाँ पर डिस्टेबलाइज हो गई है। ऐसे टाइम पर जो ये बातें कर रहे हैं कि ये कोलिशन पॉलिटिक्स हो सकती है जिसमें ये फंडामेंटलिस्ट रेडिकल ग्रुप्स के नाम आ रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। Already the entire region is destabilized, and I am not just talking about the Indian subcontinent, I am talking about the West Asian region as well. So overall देखा जाए तो एक बहुत ही instability का environment बना हुआ है। दूसरी तरफ रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रही है, सो सिचुएशन काफ़ी ग्रूसम है। और ऑलरेडी कोविड के बाद से जब से ये सप्लाई चेन डिसरप्शंस हुए थे, सो ट्रेड इम्बैलेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं। ऐसे टाइम पर नेबरहुड में इस तरह के इवेंट्स, इस तरह के एपिसोड्स हमारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री, हर तरह की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर एक अनड्यू प्रेशर क्रिएट करते हैं, राइट। और बांग्लादेश और इंडिया का ट्रेड ग्रो कर रहा था, हम अच्छे एग्रीमेंट्स कर रहे थे, वाटर शेयरिंग हो या एनक्लेव्स एक्सचेंज हो, चीज़ें बहुत अच्छी चल रही थी। और एक तरफ बॉर्डर जो था उसको थोड़ा सा हम मैनेज कर पा रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली अब एक बार फिर, चाहे वो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो, इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, उनके लिए फिर से एक नए चैलेंज खड़े हो गए। बिल्कुल सर, तो जैसे कि ये सारे जो प्रोटेस्ट हैं, जैसे आपने फंडामेंटलिज्म की बात करी, तो ये बताया जा रहा है कि जो कोलिशन बना रही है उसमें वहाँ की मिलिट्री ने बोला है कि हर पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट द अवामी लीग, कि जो प्रो इंडिया सेंटीमेंट वाली पार्टी है उसके अलावा हर पार्टी को उसमें जगह दी जाएगी, चाहे फिर वो बीएनपी हो जो खालिदा जिया की पार्टी है, जो जियाउर रहमान की वाइफ हैं। हम सब जानते हैं कि जियाउर रहमान जो एक डिक्टेटर रहे हैं, जो वॉज द ब्रेन बिहाइंड साक, तो उनकी वाइफ जो बीएनपी की प्राइम मिनिस्टर, जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं, वो, और साथ में जमात। अब जमात जो है ये कंप्लीट फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो हालांकि बांग्लादेश में बैन थी, और उनका यहाँ तक का स्टैंड है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दे आर टॉकिंग अबाउट अ क्रिएशन ऑफ अ शरिया लॉ। तो ये एक बड़ा ही फंडामेंटलिस्ट सा जो एनवायरनमेंट इंडिया के आसपास बन रहा है, तो ये एक बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। और वी शुड फील लकी कि इन ऑल दिस इंस्टेबिलिटी इंडिया इज द ओनली स्टेबल कंट्री जिसके कल्चर में, जिसके वैल्यूज़ में, जैसे सर ने कहा, डेमोक्रेसी बसती है। तो सर, ये जो सारे प्रोटेस्ट थे, तो इस प्रोटेस्ट में खास बात देखने को मिली कि बांग्लादेश के जो पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने एक बात कही कि देयर इज़ अ वाइट क्रिश्चियन कंट्री विच इज़ थ्रेटनिंग द गवर्नमेंट। और अब ये सबके सामने है कि अमेरिका ने, जब इलेक्शंस हुए जनवरी में, तो अमेरिका ने बोला कि ये रिग्ड इलेक्शंस हैं, ये नॉन डेमोक्रेटिक प्रोसीजर है। और साथ ही साथ कल यूएस के स्टेटमेंट आई, ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि वी कंडेम, कि हम मुबारकबाद देते हैं कि इनको, बांग्लादेश की मिलिट्री को, जिन्होंने इतना अच्छा डेमोक्रेटिक स्टैंड लिया है। तो सर, ये यूएसए का क्या इंटरेस्ट है और क्या है ये रोल यूएसए का या सीआईए का इस प्रोटेस्ट को हवा देने में और इस स्टूडेंट प्रोटेस्ट को तख्ता पलट में बदलने में? यार वैसे ना, इंटरनेशनल रिलेशन में हम सब पढ़ते आए हैं कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट फोर्स, एंड देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। बट व्हेन इट कम्स टू अमेरिका, मुझे ऐसा लगता होता है दैट अमेरिका इज अ परमानेंट फोर टू एवरीवन, राइट। दे आर परमानेंट। वाई दे आर परमानेंट फोर्स टू एवरीवन? बिकॉज दे हैव अ वेरी परमानेंट इंटरेस्ट कि उनको अपनी हेजेमनी बचाए रखनी है।
अब जब भी उनको किसी भी देश से कुछ भी प्रॉब्लम होगी, किसी भी पावर का राइज होगा, तो वो उसके आसपास के रीजन को थोड़ा सा डिस्टेबलाइज करेंगे। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, कोल्ड वॉर के टाइम पे जब उनको रशिया से प्रॉब्लम थी तो उन्होंने मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना शुरू कर दिया था और वहाँ पे अपनी प्रेजेंस बना दी थी। अब आज की डेट में उनकी सारी प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ रशिया से नहीं, डिस्पाइट यूक्रेन वॉर, उनका मेन कंसर्न इस टाइम पे चाइना है, क्योंकि वो ओवर एजर्टिव हो चुका है। अब ऐसे टाइम पर दे वांट कि वो चाइना के सराउंडिंग रीजन्स में, चाहे फिर वो फिलीपींस हो, चाहे वो ताइवान का रीजन हो, या फिर अब ये बांग्लादेश का रीजन हो, वो इस सारे रीजन में अपनी प्रेजेंस को बनाना चाहते हैं। साथ ही साथ दे ऑलवेज सी टूवर्ड्स इंडिया एज अ राइजिंग पावर, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ बड़े कॉर्डियल रिलेशंस रखेंगे और बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स होंगी, क्वाड होगा, बट वी हैव टू सी इट थ्रू द प्रिज्म दैट वो जो भी इंडिया के साथ प्रेजेंटली डील कर रहे हैं वो चाइना को कंटेन करने के लिए कर रहे हैं, बट साथ ही साथ वो फ्यूचर के लिए, जैसा ना ब्रिटिश की एक स्टेटमेंट थी जब वो मराठों और मैसूर से लड़ रहे थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी दैट वी हैव मेड आवर एनिमीज वीकर विदाउट मेकिंग आवर फ्रेंड्स स्ट्रॉन्गर। सो अमेरिका इसी पॉलिसी को फॉलो करते हुए बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी के साथ साथ अगर थोड़ा सा स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सो दे विल सी कि ऐसा ही एक अनरेस्ट जो है वो नेपाल में बिल्डअप हो रहा है, एंड देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि किसी भी टाइम पे जो नेपाल है वहाँ पर भी इंस्टेबिलिटी साफ दिखनी शुरू हो जाए। ऐसे टाइम पर चाइना को तो चलो इनको कंट्रोल करना ही है, ये फ्यूचर में जो हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है, जो वो अपनी नई फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहा है, जो हमारे एम्बिशंस हैं, जिसमें हम चाहे वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं या विश्व गुरु की बात करते हैं, तो अमेरिका कहीं ना कहीं उसको भी विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, उसको ना वो बहुत पसंद नहीं आ रहा। स्वीट टूथ है अमेरिका का, उनको अच्छा लगता है कि सब मीठी मीठी बातें करें, प्रो अमेरिका रहें और अमेरिका वही कंटिन्यू करे एज अ लैंड ऑफ ड्रीम फॉर एवरीवन। उसके लिए उनकी इकॉनमी स्ट्रांग रहनी है, उसके लिए उनको अपनी मिलिट्री स्ट्रांग रखनी है, जिसके लिए उनको रीजन में ही नहीं ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को और स्ट्रांग करना है। सो इफ़ यू सी इट इन अ सिनर्जी लाइक दिस, तो तुम्हें समझ आएगा, चाहे फिर वो सीरिया के कॉन्फ्लिक्ट हो, या अब वो बांग्लादेश की बात हो, या फिर वो इंडिया में अनरेस्ट हो, इलेक्शन के टाइम का या पोस्ट इलेक्शन टाइम का अनरेस्ट हो, एक ना सीक्वेंस बनता जा रहा है। बांग्लादेश में स्टोरी शुरू कहाँ से हुई है? एंटी रिजर्वेशन एजिटेशन। अब ये रिजर्वेशन के एजिटेशंस में जो वहाँ पर डिसीजंस आए थे, ये डेमोक्रेटिक वे में रिजॉल्व किए जा सकते थे। अगर सरकार नहीं भी मान रही थी, तो इलेक्शंस के टाइम पर अगर रिगिंग हुई भी थी, तो टू सम एक्सटेंट इसके लिए वहाँ की जनता पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशंस भी कर सकती थी। हमारे देश में भी कुछ साल पहले, कुछ साल तो नहीं मैं बोलूँगा, अबाउट 2.5 डिकेड्स पहले, 3 डिकेड्स पहले मंडल कमीशन एजिटेशंस हुए थे। उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा वायलेंस का एटीट्यूड लोगों में आया था, बट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट कोई फीलिंग नहीं आई। वीपी सिंह जी की सरकार गिरी थी, लेकिन साथ ही साथ इलेक्शंस हुई थी। उन इलेक्शंस के बाद बहुत लंबे समय तक एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का माहौल बना रहा था, बट ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी जिसमें मिलिट्री कू करे या मिलिट्री डिक्टेटरशिप हो, या डेमोक्रेसी का यहाँ पर जो है वो सीड जो है उसको हम पूरी तरह से लिक्विडेट कर दें। दोबारा से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, रैदर 10 साल तक कांग्रेस ने रूल कर लिया, 10 साल तक बीजेपी ने रूल कर लिया, एक स्टेबल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का माहौल बना रहा। अब इंडिया की इस डेमोक्रेसी से भी बहुत सी वेस्टर्न जो पावर्स हैं वो थोड़ा सा डिसइल्यूजन, डिसएंचैंट फील करती हैं, बिकॉज जितना ज़्यादा हम पॉलिटिकली स्टेबल रहेंगे, उतना ज़्यादा हम इकोनॉमिकली ग्रो करेंगे, उतना ज़्यादा हम मिलिटरीली पावरफुल बनेंगे। वो इंडिया जो हमेशा आर्म्स बाहर से लेता था, आज जब उसका डीआरडीओ खुद आर्म्स बना देता है और रैदर वो बात करता है कि हम सप्लाई कर देंगे, और यूक्रेन में इंडिया से सामान, यूक्रेन वॉर में रशिया इंडिया से बने सामान को यूज़ करता है, तो कहीं ना कहीं वेस्ट के देशों को इससे भी एक प्रॉब्लम तो होती है। सो व्हाट वी हैव टू सी, द एंटायर region being disturbed is not just to counter check Chinese assertiveness, it is to contain the future growth of India as well. तो सर आपने बिल्कुल सही कह दिया, जैसे आपने सारे रीजन की बात कर ली, इसमें हम इंडो पैसिफिक का आइडिया भी जोड़ सकते हैं कि इंडो पैसिफिक में जैसे यूएसए चाहता है कि अपनी प्रेजेंस इंक्रीज करना। तो सर जैसे कि एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, आप भी पॉलिटिकल साइंस पढ़े, आपने पढ़ाया भी इतने साल पॉलिटिकल साइंस, तो सर जैसे कि इसमें मकाइवलियन एक अप्रोच होती है हर स्टेट की कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट सुप्रीम है। तो जैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए और उसमें मकाइवलियन ने एक और बात की थी कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, उन इंस्टीट्यूशंस को डिस्टेबलाइज कर दो। कि जैसे ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए, अब इसमें डेमोक्रेसी की जैसे आपने बात करी, आपने बहुत अच्छी तरह से लिंकेजेस कर दी कि डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स क्या होती हैं, इंस्टीट्यूशंस की रेलेवेंस क्या होती है, प्रोटेस्ट कैसा होना चाहिए। यहाँ पे बांग्लादेश में काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट की भी गलती रही कि गवर्नमेंट ने एक रैली में ये बोल दिया शेख हसीना जी ने कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है वो रजाकार है। अब वहाँ पर लोगों ने इसको नारा ही बना दिया कि हु आर यू, हु एम आई, रजाकार रजाकार, कौन बोले डिक्टेटर। तो उन्होंने एक
मोटिव ही बना दिया, एक आइडिया बना दिया, एक स्लोगन ही बना दिया कि शेख हसीना डिक्टेटर हैं। अब इससे हुआ क्या कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खतरा आ गया। और जैसा कि हमने ये देखा कि शेख मुजीबुर रहमान, हु इज़ कंसिडर्ड द फाउंडिंग फादर ऑफ बांग्लादेश, उनके स्टैचूज़ को, उनके आइडियाज़ को बिल्कुल ही एलिमिनेट करा जा रहा है। बंग बंधु का घर भी जला दिया गया। और सर, इसके लिए मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि ये जो एंटी लिबरेशन स्ट्रगल जो निकल के आया है बांग्लादेश में, तो ये इंडिया के लिए कितना बड़ा थ्रेट है कि ये एंटी लिबरेशन स्ट्रगल इज़ बेसिकली प्रो इस्लामिक इन नेचर, तो इंडिया के लिए कितना थ्रेट है, यही हमारा एक लास्ट क्वेश्चन होगा आपसे। यार पहले ना मैं एक चीज़ बताऊंगा आपको कि जब मैं कल वो स्टैचूज़ को लोगों को तोड़ते हुए देख रहा था तो मुझे इराक वॉर का टाइम भी याद आ रहा था। वहाँ पर सद्दाम हुसैन के स्टैचूज़ भी इसी तरह गिराए जा रहे थे। सो अब ये लोगों को सोचना होगा कि जिस कैटेगरी में क्या आपने उस टाइम पर सद्दाम हुसैन को रखा था, क्या उसी कैटेगरी में आज आप हसीना को रखोगे? क्या दोनों एक तरह के डिक्टेटर्स हैं? अगर हैं तो सिचुएशन डिफरेंट है। और अगर आप समझते हो कि दोनों की पॉलिसीज़ में, दोनों की अप्रोचेज़ में काफ़ी डिफरेंस है, तो फिर एक बार दोबारा सबको रीथिंक करना पड़ेगा कि सिचुएशन ऐसी क्यों बनी। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो यार जो एक अवामी लीग थी, जिसको एक थोड़ा सा फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स इंडिया था, जिसके कारण वो हमेशा एक प्रो इंडिया स्टैंस भी रखते थे, अगर वो पार्टी आज इस तरह से ह्यूमिलिएट की गई है और वो भी एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी के प्रीचिंग के बाद, तो ऑब्वियसली यस, इंडिया के लिए चाहे वो बॉर्डर थ्रेट हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट हो, चाहे वो रीजन की इंस्टेबिलिटी की थ्रेट हो, ये बहुत ही सीरियस है एंड नोबडी कैन टेक इट एंड नोबडी विल टेक इट लाइटली। अगर हम अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात करें, अपनी डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की बात करें और अपनी फॉरेन इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, वी ऑल आर आई थिंक कीपिंग अ वेरी sharp eye on the developments and we will for sure come up with some counter strategy. But having said all this, we have to keep in mind one thing, that a stable neighborhood is always desirable but unfortunately not always available. तो बहुत अच्छी तरह से आपने समराइज कर दिया। तो इस चीज़ के ऊपर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम और भी वीडियोस लेके आएंगे बांग्लादेश के पूरे इतिहास के साथ, प्रेजेंट सर्कमस्टांस में क्या हो रहा है, कैसा रहता है इंडिया का रिस्पॉन्स, इस सब के ऊपर हम बात करेंगे। बस इस वीडियो को यहीं एंड करते हुए ये बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज़ व्हाट मैटर्स एंड वी आर ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन अ कंट्री लाइक इंडिया,